उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की रफ्तार की मानिंद दौड़े जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उसके साथ हुआ था वो सब हकीकत है या कोई ख्वाब। उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि हवेली का जागीरदार, गद्दी नशीं वजदान खान उसका शौहर बन जाएगा। उसके जिस्म जान का मालिक अभी थोड़ी देर पहले ही वजदान खान के फ्लैट में ही उसका निकाह हुआ था। मौलाना साहब और गवाहों के दरमियान उसने कबूल किया था और अब वो किचन में खड़ी खौफ से थर थर कांप रही थी। उसको मालूम था अगर हवेली में मौजूद वजदान की माँ या उसके दादा को इस बात का इल्म हो गया तो उसकी मौत यकीनी है। लेकिन फिर उसे एक सकून का सांस भी खारिज किया था। वजदान खान सरदार था, किसी भी कीमत पर कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने देखा था कि पूरी हवेली पर उसका राज था। वो जो कह देता था उसकी बात हरफ आखिर मानी जाती थी। उसके हर अहकाम की पैरवी की जाती थी। कोई उसके हुक्म को नहीं टालता था। लेकिन उस नादान को कहाँ मालूम थी ये बात कि जल्द या बदेर यही वजदान खान उसको अपने पैरों तले रोनने वाला है। चंद पल मजीद गुजरे थे कि अचानक एक मुलाजमा किचन में आई और अफशा को मुखातिब करते हुए बोली, बात सुनो लड़की, तुम्हें सरदार साहब अपने कमरे में याद कर रहे हैं। उनका हुक्म है कि उनके लिए फ़ौरन कॉफ़ी बना कर लेकर जाओ। देर ना करना, क्योंकि उन्हें इंतज़ार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने पलट कर देखा था, नजमा सामने ही खड़ी उसको हुक्म दे रही थी। वो खौफ से लरज़ उठी थी वजदान खान का बुलावा इस बात की गवाही था कि वो आज उसको बख्शने के मूड में नहीं है। उसने महज सर को जुम्बिश दी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको वजदान के कमरे में जाना चाहिए था क्या? उसके हुक्म की पैरवी करनी चाहिए थी। ये सोच सोच कर उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। बहरहाल जाना तो बेइंतहा ज़रूरी था, क्योंकि उसको मालूम था अगर उसने वजदान के हुक्म की नाफरमानी की तो वो किसी भी कीमत पर उसको रिहाई हासिल नहीं होगी। उससे ये निकाह भी तो एक ज़िद्दी था। उसको याद था वो इस हवेली में नई नई आई थी। ये काम उसकी सहेली के ज़रिए उसको मिला था। घर के हालात बहुत पेचीदा थे। बाप काफ़ी बीमार था और अम्मा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो घर घर जाकर मुलाजमत करती। इसीलिए उसने अपने कदम बाहर निकाले थे और बराबर वाली पीनों के ज़रिए उसको सरदार हवेली में काम भी मिल गया था। उसकी तो बाछें ही खिल उठी थीं। मगर उसकी बदकिस्मती कि उसका सामना सरदार वजदान खान से इत्तफाकी तौर पर हो गया था। आज उसका हवेली में पहला दिन था, इसीलिए वो काफ़ी डरी सहमी हवेली में दाखिल हुई थी। वो हवेली की खूबसूरती में ऐसी खोई कि उसे इर्द गिर्द का बिल्कुल होश ही नहीं था। वो सीधा जाकर वजदान के सीने से टकराई थी। वो जो अपनी ही धुन में मोबाइल पर बात करता बाहर की तरफ निकल रहा था, यकदम किसी निस्वानी वजूद से टकराने के बायस उसके हाथ से मोबाइल गिरकर ज़मीं बोस हुआ था। अफ़शां की बेसाख्ता चीख बरामद हुई थी, जबकि वो ज़मीं बोस होती उससे पहले ही वजदान ने उसे कमर से थाम लिया था। जबकि वो छोटी सी लड़की उसकी गिरफ्त में कँपा के रह गई और वजदान उसको देखकर अपनी जगह पर स्टिल हो गया। वो देखने में भला की हसीन थी। उम्र में वो काफ़ी छोटी थी, महज 18 साल की, लेकिन देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत जिसमें गुलाबीपन शामिल था, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, छोटी सी नाक और कुदरती गुलाबी गाल देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी। और फिर कहर ढाता तिल जो उसके होंठों के करीब था। वजदान तो उसको देखता ही रह गया था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत हसीन औरतें देखी थी। उसने जग जग घूम लिया था। वो हर मुल्क की खूबसूरती टटोल चुका था, लेकिन आज तक ऐसी मासूमियत उसने कभी नहीं देखी थी। वो यकदम अफ़शां की आवाज़ से होश की दुनिया में लौटा था, जब वो कँपकँपाते हुए लहजे के साथ बोली, साईं छोड़ दे, हम गिर जाएंगे। उसकी आवाज़ बिल्कुल ही उसी की तरह खूबसूरत थी, मासूम थी। उसने बहुत एहतियात से उसे खड़ा किया। वो महज उसके सीने तक आती थी। वो ऊंचा लंबा दराज कद था, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद का मालिक वो सरदार वजदान खान था। पठान होने के बायस अल्लाह ताला ने उसको भी कुदरती हुस्न से माला माल रखा था। उसकी रंगत भी सुर्ख व सफ़ेद थी, बाल जल से सेट किए, वो शलवार कमीज़ पहने किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। यकीनन वो पंचायत जा रहा था। उसका काम ज़्यादातर शहर में होता था, लेकिन गांव के मामलात भी वो बखूबी देखता था। उसकी आदत में शुमार था, वो हर चीज़ को संभाल कर चलता था। अफ़शां ने जैसे ही नज़रें उठाकर सामने वजदान को देखा, वो उसी पल थर थर कांपने लगी। वो कुछ कहना चाहता था,
वो कुछ कहता उससे पहले ही अफ़शा उसके कदमों में बैठ गई और लरजती आवाज़ में माफ़ी तलब लहजे में बोली थी, साईं सरकार, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दे, हमने आपको देखा नहीं था। अगर हम आपको देख लेते तो कभी भी ये गुस्ताखी ना करते। अल्लाह की पनाह, हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। जबकि वजदान के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट आई थी। वो उस लड़की को देखते इतना तो समझ गया था कि वो भला की मासूम है, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो बेवकूफ़ भी है। उसके दिमाग में एकदम ख्याल आया था। वो खामोशी से बाहर की तरफ चला गया, लेकिन यही एक पल था। वजदान खान का दिल किसी औरत को देखकर धड़का था जब, लेकिन वो औरत उम्र में काफ़ी छोटी थी उससे और एक मुलाजमा की हैसियत रखती थी उसकी हवेली में। वो ये बात किसी को नहीं बता सकता था कि वो एक छोटी सी लड़की के इश्क में चंद पल में मुब्तला हो गया। अफ़शा को पहली बार देखते ही उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि वो पल में हैरान रह गया। पंचायत में हुए फैसले पर भी उसका ध्यान नहीं गया था, वरना अमूमन जब भी वो पंचायत में बैठता तो उसकी वाह होती थी, उसके इंसाफ की मिसालें दी जाती, उसकी जहानत पर लोग अपनी जगहों से उठ खड़े होकर तालियां बजाने लगते थे। लेकिन आज उसका दिमाग बिल्कुल बंद था, क्योंकि वो एक अलग ही सोच में मुब्तला था। वो रात को जल्दी घर वापस आ गया, वरना अमूमन उसकी वापसी पंचायत से तकरीबन रात 10 बजे तक ही होती थी। वो सीधा अपने कमरे में आया और एक मुलाजमा के ज़रिए अफ़शा को अपने कमरे में याद कर लिया। वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा था जब थोड़ी ही देर बाद अफ़शा कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुई थी। वो समझी कि किसी और साहब ने बुलाया होगा, लेकिन उसके ज़हनो गुमान में भी ना था कि सरदार वजदान खान उसको याद कर रहा है। उसका कमरा किसी शहजादे के कमरे की तरह सजा था, लेकिन अफ़शा का दम खुश्क हो चुका था। कमरे की खूबसूरती पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया था, क्योंकि कमरे में मौजूद उस शख्स को देखकर उसके हाथ पांव कांपना शुरू हो चुके थे। वजदान ने बहुत दिलचस्प निगाहों से उसे देखा था और सर्द लहजे में बोला था, मैंने तुम्हें यहाँ सफाई के लिए बुलाया, खड़ा करके कांपने के लिए नहीं। उसकी आवाज़ सुनते उसकी जान निकलने के दर पे थी। उसकी आवाज़ सुनते उसकी जान निकलने के दर पे थी। उसकी आवाज़ सुनते उसकी जान निकलने के दर पे थी। उसकी आवाज़ सुनते उसकी जान निकलने के दर पे थी। वो वजदान से बेइंतहा खौफज़दा हो रही थी। हालांकि वजदान ने ना अभी तक उससे कुछ कहा था और ना कोई हुक्म सादिर किया था, मगर इसके बावजूद भी उसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी मासूम दिल रखने वाला इंसान उससे बआसानी खौफज़दा हो जाता था। जबकि वजदान उसको देखते हुए दोबारा बोला, फ़ौरन आओ और मेरी अलमारी के कपड़े दुरुस्त करो और एक सफ़ेद जोड़ा निकाल कर उसको आयरन करो, मैंने कल मीटिंग पर जाना है। उसके हुक्म पर वो फ़ौरन अलमारी की तरफ बढ़ी थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया था। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उसके कमरे से बाहर भाग जाती, बल्कि हवेली से ही निकल जाती। वैसे भी उसका वक्त पूरा हो गया था, लेकिन अचानक से एक मुलाजिम का आना और एक कमरे की तरफ इशारा करके बाहर चले जाना उसको एक नई मुसीबत में मुब्तला कर चुका था। अगर उसको मालूम होता कि यह कमरा सरदार वजदान खान का है, तो वो कभी भी यहाँ से गुजरती तक नहीं। उसके हाथ पूरी तरह कँपा रहे थे। दो सफ़ेद जोड़े निकालने की बजाय कई चीज़ों को वो बिगाड़ चुकी थी। वो सफ़ेद जोड़ा निकालने के बजाय कई चीज़ों को बिगाड़ चुकी थी। जबकि बिस्तर पर बैठे वजदान उसको अभी तक गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी घबराहट की वजह भी यही थी कि उसे अपनी पुश्त पर किसी की निगाहें महसूस हो रही थी। वो बखूबी इस बात से वाकिफ़ थी कि देखने वाला कौन है। अभी वो झुकड़ा निकालती कोई, उससे पहले ही वजदान बिस्तर से उठा और बहुत खामोशी से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसे अपने पास से उठते महंगे तरीन कैलोन की खुशबू जैसे ही उसकी नाक के नथनों से टकराई, उसका दम निकलने पर आया। उसने अफ़शा के हाथ पर अपना हाथ रखा और एक सफ़ेद जोड़ा निकाल कर उसके सपुर्द किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर इतना ही डरती रहोगी तो कब समझोगी मेरे इरादे। मेरे इरादे तो बहुत ख़तरनाक हैं। उसका आँच देता लहजा अफ़शा का सांस रोक गया था। वो सूख चेहरा लिए सरदार वजदान शाह को देख रही थी। वो कुछ समझती उससे पहले ही वजदान ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसको करीब तक खींचा और उसके लबों पर झुका। उससे पहले ही अफ़शा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि उसने घुमाता हुआ सन्नाटेदार थप्पड़ सरदार वजदान खान के चेहरे पर रसीद कर दिया। जबकि यकदम वजदान की करीब ढीली हुई और वो बेसाख्ता उसका वही जोड़ा फेंक कर वहाँ से भाग गई। वजदान अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खड़ा हुआ था।
वजदान अपनी जगह पर बिल्कुल सुन खड़ा हुआ था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये छोटी सी लड़की उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद करके जा चुकी है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका सख्ता टूटा तो एकदम गुस्से की लहर अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई। उसने उसी पल अपने कमरे का हशर नशर बिगाड़ दिया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को देखा था। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतना शिद्दत से मारा गया था कि उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा लाल हो गया था। वो आईने को देखते गुस्से भरे लहजे में बोला था, आई विल किल यू। अफ़्या, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए उसने अफ़्या को रास्ते से ही हटाने का इरादा कर लिया था। फिर उसने उसे किडनैप कर लिया और सीधा अपने फ्लैट पर ले गया। उसको समझने का मौका दिए बगैर ही सीधा उसने धमकी दी थी कि अगर उसने इस निकाह से इनकार किया तो वो इसी पल उससे वो ताल्लुकात बनाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे जो उन लोगों को गांव बदर कर देगा। उसके हाथ में ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। और अफशां इस बात से बखूबी वाकिफ़ थी कि वो तमाम बातें याद करके उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। उसने अपने हाथ को बुरी तरह से देखा। उसका दिल किया ये हाथ तोड़कर फेंक दे। महज इस हाथ की वजह से आज वो इस मुसीबत में मुब्तला हुई थी। उसको मालूम था वजदान खान उससे आज बदला लेकर ही दम लेगा। आज तो उसने खसूसी उसे अपने कमरे में याद किया था। वो खामोशी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका रूम रूम काँप रहा था। दिल किया वो कहीं भाग जाए उस हवेली से, कहीं छुप जाए, लेकिन वो बुरी तरह बेबस थी। घर पर बाप बीमार था, माँ इस काबिल नहीं थी कि वो कहीं भी जाकर मुलाजमत करती, इसलिए उसका हाल बेहाल हो रहा था। उसको हवेली आए महज 2 ही हफ्ते हुए थे और इस दौरान में उसके साथ जो कुछ हो चुका था उसको आज अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था कि उसने सरदार हवेली में काम करने के बारे में सोचा ही क्यों। काश पिनो उसकी मुलाजमत कहीं और लगवा देती तो आज उसको ये सब झेलना ना पड़ रहा होता। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही अंदर से आवाज़ आई थी, आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। वजदान की गंभीर आवाज़ सुनकर उसकी हथेलियाँ भीगी थी, आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो चुका था। वो मुसलसल अपने रब का नाम दोहरा रही थी। उसकी दुआ थी कि आज उसकी इज्जत महफूज है, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि उसे मालूम था अगर उस शख्स ने उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए तो वो कभी भी उसके शिकंजे से बाहर नहीं आ सकेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वजदान खान की दुल्हन बन जाएगी। हाँ, उसको सरदार वजदान खान बेइंतहा पसंद था। उसकी शख्सियत मुतासिर करती थी उसे, उसका इंसाफ, उसकी जहानत, हर चीज़ उसको पसंद थी। लेकिन जब से उस शख्स ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और निकाह किया था, तब से उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। वो उसको एकांत नहीं पसंद आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स का कत्ल कर दे, खून पी जाए उसका। उसने एक बार फिर अपने अंदर हिम्मत मुश्तमिल की और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो सामने ही बैकग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। उसको हमेशा इस सिगरेट से एलर्जी रही थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख होना शुरू हो गया था। वो दरवाजे के पास खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी जब अचानक वजदान की आवाज़ एक बार फिर कमरे में गूंजी थी, मैंने कहा अंदर आओ, इसका मतलब है कि मेरे पास आकर बैठो। अफशां वजदान खान। उसकी हिचकी बन गई थी और वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। उसका रुआं रुआं काँप रहा था। वो फ़ौरन वजदान के आगे हाथ जोड़े उसकी मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, साईं सरकार, हम माफ़ी चाहते हैं, हम जानते हैं हमने गलत किया, हमें आपके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हम इस खता के लिए आपसे रो रो के माफ़ी मांगते हैं। अगर आप कहते हैं तो हम आपके पाँव पकड़ लेते हैं। हम गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दें आपके, लेकिन खुदा के लिए हमारे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। आपने जो कहा हमने कर लिया, मगर इस तरह हमारी इज़्ज़त को खाक में ना मिलाएं। हमारे माँ बाप की बहुत इज़्ज़त है, अगर ज़रा सी भी हमारी बदनामी हुई तो हमें मुआशरा कबूल नहीं करेगा। आप तो मर्द हैं, आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे, हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। हम औरत हैं, हमारे हाल पर रहम कर। उसके मुंह में जो आ रहा था बोलती जा रही थी। उसको मालूम था ये शख्स पत्थर दिल है, इसको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वो इस बात को फरामोश कर चुकी थी कि वो बिस्तर पर बैठा शख्स उससे मोहब्बत करता है।
पहली नज़र की मोहब्बत, और ये मोहब्बत इंसान को ख़त्म करने की ताकत रखती है। वजदान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उस वक्त वो काले सियाली पास में मौजूद था। बाल जल से सेट थे, चेहरे पर संजीदगी थी। कदम ब कदम चलता वो अफशां के करीब आया, जबकि अफशां खुद में सिमटती चली जा रही थी। उसने बेसाख्ता झुककर अफशां को अपनी बाहों में उठाया। वो किसी मछली की मानित तड़पी थी। उसके आगे हाथ जोड़ते एक बार फिर लब कुशाई करने लगी, मगर उसी पल वजदान ने अपना भारी हाथ उसके लबों पर जमा दिया और उसे देखते हुए बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, और ना ही मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया कि तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। अगर मैं चाहता तो तुमसे बिना निकाह के ताल्लुकात कायम कर सकता था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर तुम मेरे खिलाफ आवाज़ भी उठाती तो मैं तुम्हारी आवाज़ बआसानी दबा देता, मगर यहाँ मामला कुछ और है। मैं जानता हूँ अफशां कि तुम एक गरीब और मुस्तहिक लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बेमायनी सी बात होगी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकता हूँ। हकीकत यही है, मैं ये बात दुनिया के सामने कबूल नहीं कर सकता, लेकिन कमरे में मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये निकाह बेवजह नहीं किया गया, बल्कि तुम्हें अपनी इज्जत बनाने के लिए किया है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, जब तक तुम मुझे अपने दिल से इजाज़त नहीं दोगी। वो बहुत ठहर ठहर कर उसको देखते हुए बोल रहा था। जबकि अफशां उसको फटी निगाहों से देख रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा इतना शानदार मर्द उससे मोहब्बत का दावेदार है। वो बेयकीन लहजे में बोली, नहीं सरकार, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसकी डरी सहमी आवाज़ सुनकर वजदान के चेहरे पर एक भूली भटकी सी मुस्कान आई थी, और वो उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामते हुए बोला, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, और मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल होगा। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे सामने उफ तक नहीं कर सकती, लेकिन मैं हकीकत दिल से ये बात बोल रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, कभी किसी के सामने बैठकर मोहब्बत का दावा तक नहीं किया। तुम महज वो वाहिद लड़की हो जिसके सामने बैठकर सरदार वजदान खान अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी निस्वानी वजूद की तरफ माइल हूँगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। मैं बेबस हूँ तुम्हारे मामले में। उस दिन जब तुमने थप्पड़ मारा तो मैंने यही तहैया किया था कि तुम्हें किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें ऐसी मौत दूँगा, ऐसी सज़ा दूँगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उसी दिन फ्लैट पर ले गया, इसी नीयत से कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूँगा, लेकिन तुम्हें अपने सामने देख बेबस मेरा दिल पिघल गया, और मैंने उसी पल मौलाना साहब और गवाहों का इंतज़ाम करके तुमसे निकाह कर लिया। मैं जानता हूँ अफशां, तुम्हारे लिए सब कबूल करना बेइंतहा मुश्किल है, लेकिन सच यही है, और इस सच को तुम्हें मानना ही होगा। जबकि वो नादान लड़की यकदम उसकी बातों से बहक गई। उसको मालूम था कि सरदार वजदान खान कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी इस आदत में शुमार उसकी आदत में शुमार था। वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता था, और उसको इस बात का भी एहसास था कि भला ये शख्स उसको हासिल करने के लिए ऐसी बातें क्यों करेगा। वो उसकी बीवी थी, और वो इस कदर ताकतवर था कि वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन अगर वो मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो कहीं उसमें झूठ शामिल नहीं था। उसने यकदम अफशां को अपने करीब तर किया और उसको समझने का मौका दिए बगैर उसे अपनी गिरफ्त में लिया, जबकि वो फड़फड़ा कर रह गई थी। वो फटी निगाहों से वजदान को देख रही थी। उसका सांस थम गया था, हाथ पांव बिल्कुल सुन्न होने लगे, पाँव के अंगूठे से लेकर कान की लो तक सुर्ख हो चुके थे। जबकि वजदान उससे अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। वो हर चीज़ भुलाए उसके वजूद में गुम हुआ। वो 18 साल की थी। चंद ही पल में उसने मदहोश होना शुरू कर दिया, जबकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको ऐसी चोट देता कि वो पल में ही अपना होश गंवा देती। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, और सरदार वजदान खान ने एक मासूम कली को अपनी आगोश में समेटकर इस बात से उसे रोशनास करवाया कि वो उस पर हक रखता है, उससे मोहब्बत करता है, जबकि वो महज उसका साथ ही देती रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो एक जानदार मर्द है, और उसके आगे वो बिल्कुल बेबस। वो तकरीबन 4 घंटे उसके साथ घूम रहा, और फिर कहीं जाकर वो उससे अलग हुआ, जबकि अफशां का हाल बेहाल हो चुका था। वो निढाल होकर एक तरफ को पड़ी थी। वजदान ने एक निगाह उसके वजूद पर डाली। वो जानता था जो उसने किया है कहीं ना कहीं वो गलत है। अभी वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं थी, उसकी उम्र भी नहीं थी।
लेकिन वो अपने जज़्बात के हाथों मजबूर हो गया था। उस लड़की को देखते ही उसका दिल धड़क उठा था और ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि वो उसके करीब जाकर किस तरह उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है। वो खामोशी से उठकर वॉशरूम चला गया। चंद पल बाद जब वॉशरूम से बाहर आया तो वो अपनी चादर अपने गिर्द लपेट रही थी। यकीनन वो बाहर जाने का इरादा रखती थी। वो कमरे से बाहर कदम निकालती उससे पहले ही वजदान ने उसकी कलाई को थाम लिया और उसको दीवार से पिन करते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, अपनी ख्याल मेरी अमानत समझ कर रखना। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन मेरी बात पर यकीन रखना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। सरदार की बीवियाँ कभी भी इधर उधर नहीं देखती। जबकि अफशां के चेहरे पर मुस्कान आई थी। वो शर्माए हुए लहजे में बोली, जी खान, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। यकीनन वो वजदान की बातों पर ईमान ले आई थी। वजदान ने उसके मासूम चेहरे को देखा जो उसकी शिद्दतों से लाल हो रहा था। उसने एक मोहब्बत भरा बुसा उसके माथे पर दिया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, फ़िलहाल के लिए तुम घर जाओ, आराम करो। कल टाइम से काम पर आना और अपने शोहर की खिदमत भी कर लेना। वो उसके मायने के अंदाज को बखूबी जानती थी, इसलिए शर्माते हुए कमरे से चली गई। जबकि पीछे वजदान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया था। वो जो चाहता था हासिल कर लेता था। उसको अपने आप पर बहुत गरूर था। वो उस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन साथ में उसको बर्बाद भी करना चाहता था। एक गहरी सांस हवा के सपुर्द करके उसने अपना आप आईने में देखा। बाल तरतीब से बनाकर वो शहर की तरफ गामज़न हो गया। उसका इरादा अपने बिजनेस पार्टनर से मुलाकात करने का था। काफ़ी दिनों से वो एक ज़रूरी बात करना चाहता था। जबकि वजदान के लिए मुलाकात करने के लिए काफ़ी दिनों से वो एक ज़रूरी बात करना चाहता था, जिसके लिए वजदान उससे मुलाकात करने के लिए पागल हो रहा था। एक लंबी मुसाफत तय करके वो शहर पहुंच गया। काफ़ी दिनों से वो एक ज़रूरी बात करना चाहता था, जिसके लिए वजदान उससे मुलाकात करने के लिए पागल हो रहा था। एक लंबी मुसाफत तय करके वो शहर पहुंच गया और सबसे पहले उसने अपने बिजनेस पार्टनर रहमान शाह से ही मुलाकात की थी। दोनों एक दूसरे को देख बगलगीर हुए। दोनों आपस में गहरी दोस्ती रखते थे। वजदान का उसने ऐसे वक्त में साथ दिया था कि वो कभी भूल नहीं सकता था। इसलिए वजदान हमेशा उसको इज्जत देता, उसको अपने सर आंखों पर बिठाता, उसकी कोई बात मुस्तरद नहीं करता था। आज भी शायद वो अपना कोई मुतालबा लेकर आया था जिसको वजदान पूरा करने का भरपूर इरादा रखता था। वो दोनों एक होटल में बैठे थे। इरादा तो बिजनेस मीटिंग का था, लेकिन उससे पहले ही वजदान रहमान की वो ज़रूरी बात सुनना चाहता था जिसके लिए वो काफ़ी अरसे से बेचैन हो रहा था। रहमान शाह उसकी जानिब देखते बोला, मैं जानता हूँ सरदार वजदान खान, तुम्हारी सोच बहुत मुनफरिद है। तुम एक अलग तबीयत के इंसान हो, तुम एक जागीरदार हो, तुम्हारे सर पर गद्दी है। मगर आज मैं तुमसे जो मांगने वाला हूँ ना, वो मुझे बहुत बड़ा लगता है कि तुम मेरी इस बात पर इख्तलाफ नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मेरी बात को समझोगे, मेरे जज्बात को समझोगे। जबकि वजदान सीने पर हाथ बांधे उसको बगौर सुन रहा था। वो समझ गया था कि मामला काफ़ी गंभीर है। जब भी रहमान शाह तमहीद बांध रहा था, वरना जब भी कोई भी बात होती वो सीधा मुंह पर बोल दिया करता था। वो मज़ीद बोला, मैं आज तुम्हें मैं आज तुमसे अपनी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। मेरी बहन सना तुम्हें बहुत पसंद करती है। कई बार वो मेरे सामने तुम्हारा जिक्र कर चुकी है और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे तो हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो जाएंगे और कारोबार में भी बहुत फ़ायदा होगा। बाबा की भी यही ख्वाहिश है। अगर तुम सना के लिए हाँ बोलते हो तो वो बड़ा प्रोजेक्ट भी हमें बआसानी मिल सकता है। जबकि ये बात सुनकर वजदान की आंखों में चमक आई। जिस प्रोजेक्ट को वो दोनों हासिल करना चाहते थे, वो प्रोजेक्ट रहमान शाह के बाप के हाथ में आया था। यही वजह थी कि वो चंद पल के लिए खामोश हो गया। यकदम उसकी आंखों के सामने अफशां का शर्माया शर्माया सा रूप आया। अभी ताज़ा ताज़ा मोहब्बत का इजहार ही तो वो उसके सामने कर अभी ताज़ा ताज़ा मोहब्बत का इजहार ही तो करके आया था वो उसके सामने, और अब सना से निकाह। वो चंद पल के लिए खामोश रह गया और रहमान की जानिब देखते बोला, मैं तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। सना एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी रहमान, मुझे सोचने के लिए वक्त दरकार है। मैं गद्दी नशीन हूँ, अपने बाप दादा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी नहीं कर सकता। उन लोगों को ये बात बताना होगी और अपनी पसंद का इजहार भी करना होगा, तब कहीं जाकर ये रिश्ता तय हो सकता है।
इसीलिए मुझे 2-3 माह का वक्त चाहिए। जबकि रहमान की तो बाँझें खिल उठी। वो फ़ौरन खुशी का इज़हार करते बोला, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ वजदान मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना फ़ैसला सुना दो। बाबा हर हाल में तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने के लिए राज़ी हैं, लेकिन अगर तुम सना से रिश्ते के लिए मान जाते हो तो। जबकि वजदान सोच में पड़ चुका था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो उस वक्त क्या बोले। फ़िलहाल के लिए उसने अपना दिमाग इस तरफ नहीं लगाया। वो महज डिनर करके हवेली की तरफ वापस आ गया। ड्राइविंग करते वक्त भी उसके दिमाग में यही सोच चल रही थी ड्राइविंग करते वक्त भी उसके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि क्या उसे सना के लिए हाँ बोल देनी चाहिए थी। अगर वो हाँ बोल देता तो फिर अफ़शां का क्या होता। ये सोच आते ही वो चंद पल के लिए अपनी गाड़ी तक रोक गया। उसके लिए अफ़शां बहुत अहमियत रखती थी। उसने महज उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए निकाह नहीं किया था, बल्कि वो उसे पसंद करता था। ड्राइविंग करते वक्त भी उसके दिमाग में यही सोच चल रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि वजदान खान किसी को पसंद करने लगा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी गाड़ी का रुख अफ़शां के घर की तरफ किया और उसके घर के अंदर छुपकर दाखिल होना चाहता था। वो कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर वो हवेली जाना चाहता था। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था और अभी फ़िलहाल उसे सुकून चाहिए था, और सुकून महज अफ़शां के पास था। चंद पल की मुसाफत के बाद वो गांव में दाखिल हुआ। सीधा गाड़ी अफ़शां के घर के सामने रोकी थी। वो घर में दस्तक देकर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उनके घर में कूद गया था। 2 कमरों पर मुश्तमिल वो कच्चा सा मकान बहुत खूबसूरती से सजाया था। उसने घर को देखते ही सरगोशी की। घर है या साबुनदानी, इतना छोटा। मगर फ़िलहाल उसने सर झटक दिया। उसकी महबूब बीवी उस घर में मौजूद थी, इसीलिए ये घर अभी फ़िलहाल उसको बहुत आलीशान लग रहा था। वो कदम ब कदम चलता एक कमरे के पास ठहरा। कमरे में झांक कर देखा तो 2 चारपाइयाँ मौजूद थीं। वो समझ गया था कि ये अफ़शां के माँ बाप का कमरा है। यकीनन उसकी बीवी दूसरे कमरे में मौजूद थी। वो सीधा दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, कमरा अंदर से बंद कर लिया और सीधा चारपाई की तरफ बढ़ा। अफ़शां होशो हवास से बेगाना गहरी नींद में थी, जब अचानक उसे अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने बेसाख्ता अपनी आंखें खोल ली थीं और वजदान को खुद पर झुका देख उसका सांस रुक गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो उसकी तरफ झुकता चला गया और उसको अपना एहसास दिलाने लगा, जबकि वो भी मुतमईन होकर अपना आप उसे सौंप गई थी। उसका उसे इस बात का भी खौफ आ रहा था कि अगर उसके माँ बाप जाग जाते तो उसकी बहुत बदनामी होती। लेकिन फिर भी वो ये सोचकर मुतमईन हुई कि जब उसके माँ बाप नींद की गोली लेकर सोते हैं तो उन दोनों की आंख सुबह से पहले नहीं खुलती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। अफ़शां और वजदान के निकाह को पूरा 1 माह गुजर गया था, और इस 1 माह के दरमियान उन दोनों के दरमियान हर दीवार गिर चुकी थी। वजदान की मोहब्बत को देख अफ़शां ने भी अपना सर झुका दिया और उसके सामने इज़हार मोहब्बत कर दिया। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज तक उसके नज़दीक कोई लड़का नहीं आया था। वो एक गरीब घराने की लड़की थी। कई औबाश मर्दों ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन खुदा का शुक्र था कि उसने अपनी इज़्ज़त हमेशा महफूज रखी थी। और सबसे अच्छी आदत उसकी पर्दा करने की थी, इसीलिए आज तक उसे किसी भी मर्द ज़ात ने नहीं देखा था। यही वजह थी कि वो अब तक महफूज थी और उन मोहब्बत के झमेलों से 100 फुट दूर। और अब वजदान की मोहब्बत को हासिल करके वो मुकम्मल हो गई थी। लेकिन अचानक से घर से वजदान खान की शादी की बातें गर्दिश करने लगी। वजदान ने बहुत सोचने के बाद सना के लिए हाँ बोल दी थी, लेकिन अचानक से घर से वजदान खान की शादी की बातें गर्दिश करने लगी। वजदान ने बहुत सोचने के बाद सना के लिए हाँ बोल दी थी, इसलिए उसके लिए अपना कारोबार बहुत अहमियत रखता था। हाँ, वो अफ़शां से मोहब्बत करता था, लेकिन वो सना को भी मना नहीं कर सका था। उसके करियर का सवाल था, मगर वो नहीं जानता था कि इस दौरान वो कितनी कीमती चीज़ खोने वाला है। 2 दिन से अफ़शां की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए बेगम साहिबा ने उसको छुट्टी दी हुई थी। ख़ास वजदान खान की भी उस पर नज़र करम थी, इसलिए कोई भी मुलाजिम उससे बदतमीज़ी नहीं करता था। वो 2 दिन से काफ़ी बेचैन थी। न जाने क्यों उसको घबराहट हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज कुछ तबीयत बहाल हुई तो वो हवेली की तरफ बढ़ी थी। 2 दिन हो गए थे उसने वजदान का चेहरा भी नहीं देखा था। यही वजह थी कि उसकी अपनी तबीयत भी बिल्कुल नहीं संभल रही थी।
इससे पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हुई, मगर इस दौरान वजदान खामोशी से उसके घर आया, मगर इस बार उसने घर का चक्कर भी नहीं लगाया। वो जैसे ही हवेली में पहुंची तो वहाँ का सारा इंतज़ाम देख दंग रह गई। हवेली को लाइटों से सजाया जा रहा था, उसके माथे पर बल आए। वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुई तो हर तरफ गहमा गहमी का आलम था, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ। वो हैरत ज़दा थी और फ़ौरन ही नजमा के पास गई और उससे दरियाफ़्त किया। मालूम हुआ कि वजदान खान शादी कर रहे हैं अपनी बिजनेस पार्टनर की बेटी सना से, और तकरीबन 1 हफ्ते बाद उन दोनों का निकाह है और जल्दी रुखसती भी हो जाएगी। जबकि ये खबर सुनकर अफशा के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। वो फटी फटी निगाहों से नजमा को देखने लगी थी। ये कैसे हो सकता था? उसको कुछ समझ नहीं आया था। वो बेसाख्ता बोली, सरदार कहाँ पर हैं? उसका लहजा नम था। नजमा ने हैरान होकर उसको देखा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। नजमा को बहुत कुछ गलत होता महसूस हुआ। वो फ़ौरन अफशा को थमते हुए बोली, कहीं सरदार से इश्क तो नहीं कर बैठी तू? अगर ऐसा है तो भूल जा, अपने दिमाग से निकाल दे। वो बड़े लोग हैं, हम जैसों की उनके सामने क्या औकात। जबकि वो पल में निढाल होकर वहीं कुर्सी पर ढह गई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसका इस्तेमाल करने के बाद वजदान खान उसके साथ ऐसी बदसलूकी करेगा, उसके सामने किसी और औरत को लाकर खड़ा कर देगा। वो तो मोहब्बत का दावेदार था, उसकी परवाह करता था, उससे प्यार करता था, लेकिन ये उसके साथ क्या हो गया था? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों से वो ये भी महसूस कर रही थी कि उसके अंदर कोई जान पल रही है, लेकिन अभी तक उसने ये बात वजदान को नहीं बताई थी। उसका इरादा था कि वो ये बात वजदान को बताएगी, मगर अब ये खबर सुनकर ही उस पर सख्ता तारी हो चुका था। नजमा की बात गलत साबित नहीं हुई। धीरे धीरे मामला तय होना शुरू हो गए। वजदान 1 हफ्ते से हवेली आया ही नहीं था। उसका इरादा बारात वाले दिन हवेली आने का था, क्योंकि उसको मालूम था कि अफशा भी हवेली में मौजूद होगी और वो उसका किसी सूरत सामना नहीं कर पाएगा। मगर एक न एक दिन तो उसको पहुंचना ही था ना। आज बारात का दिन था और वजदान हवेली आ गया। कमरे में वो तैयार ही हो रहा था। तमाम मुलाजमीन अपने कामों में मसरूफ़ थे। जब अफशा बहुत एहतियात के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई, उसको कमरे में आता देख वजदान ने सख्त से अपने जबड़े भींचे थे। जिस लड़की से वो भाग रहा था वो उसी के पास आ गई थी। उसको दूल्हे के लिबास में देख उसका दिल कई हिस्सों में तकसीम हुआ। अक्सर औकात अफशा उसको कहती थी कि आप पर लाल रंग की शेरवानी बहुत सूट करेगी, आप वही पहनना, और आज उसने लाल ही रंग अपने लिए मुंतखब किया था। उसकी आंखों से तवातुर से आंसू बहने लगे, लेकिन वो जबरन मुस्कुराते वजदान को देखते बोली, खान मुबारक हो आपको। जबकि उसने एक सर्द निगाह अफशा के वजूद पर डाली और कमरे से निकल गया। वो मोहब्बत का दम भरने वाला उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करके छोड़ चुका था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस मासूम के अंदर एक नन्ही जान पल रही है। उसके निकलते ही अफशा भी उनके पीछे ही बाहर निकली थी। बारात बहुत धूमधाम से हवेली से निकली थी, जबकि अफशा पीछे दुख से मुस्कुराई और सीधा हवेली से निकलकर रोड की तरफ गामजन हुई। उसको मालूम था ये इक़दाम उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। उसको रास्तों का बिल्कुल भी इल्म ना था, मगर वो बेइंतहा बेबस थी। कुछ सामान उसने घर से निकलते वक्त अपने साथ लिया। चंद पैसे उसके पास मौजूद थे जो वजदान ने किसी वक्त उसको दिए थे। वही सब सामान लेकर वो शहर वाली बस में बैठ गई। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि उसके लिए ये कदम उठाना दुरुस्त नहीं। यही सोच सोच कर वो पागल होने के दर पे आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी चल पड़ी और शहर की तरफ रवां दवां थी। उसने सोच लिया था कि वो वजदान खान को इतना तड़पाएगी कि वो आदमी उसकी याद में पागल हो जाएगा, और ये बात हकीकत थी। जल्द या बदेर ये होना तय था। जबकि उसके बरक्स वो निकाह के लिए पहुंच गया था, मगर ऐन मौके पर सना अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये बात बिल्कुल झूठी साबित हुई कि सना वजदान को पसंद करती थी। वो किसी और को चाहती थी। वजदान का बिजनेस पार्टनर रहमान और उसका बाप भी सना की शादी वजदान से करवाना चाहते थे, लेकिन सना ने मौके का फ़ायदा उठाया और सबकी आंखों में धूल झोंक कर बहुत दूर निकल गई। जबकि वजदान पेचोताप खाकर रह गया। उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। सब उस पर थू थू कर रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हुआ क्या था।
वो फ़ौरन वहाँ से निकलकर हवेली की तरफ गामज़न हुआ। पूरे गांव को मालूम था कि सरदार वजदान खान की शादी होने वाली है, और जब ये बात पूरे गांव में फैली कि वजदान खान की होने वाली बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई है, तो उसकी बेइंतहा बदनामी हुई। 2 दिन गुजर जाने के बाद यकदम उसे अफशां का ख्याल आया था। 2 दिन गुजर गए थे, अफशां से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो सीधा नजमा के पास आया और नजमा ने यही बताया कि वो अपने घर में है। 2 दिन से वो हवेली आई ही नहीं है। उसका माथा ठनका। ऐसा नहीं हो सकता था। अफशां की माँ उसको हर हाल में मुलाजमत पर भेजती। आखिर कहाँ जा सकती थी वो सीधा अफशां के घर गया तो मालूम हुआ कि 2 दिन हो गए, अफशां का कुछ अता पता नहीं। उसका बाप उसका दिमाग चकरा कर रह गया। पहले सना और अभी अफशां। उसका दम निकलने के दर पे था। सना के भाग जाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अफशां का भाग जाना, उसका दिल ऐसा महसूस होता था किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन अफशां की कोई खैर खबर नहीं थी। चंद महीने गुजर जाने के बाद उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। वो पागलों की तरह अफशां को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था। चंद महीने गुजर जाने के बाद उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। वो पागलों की तरह अफशां को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था। पूरे गांव को मालूम हो गया था कि सरदार वजदान खान अफशां से निकाह कर चुके हैं, और जब ये बात हवेली में फैली तो सब दंग रह गए कि मुलाजिम की बेटी से सरदार ने शादी कर ली। मगर उसको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वक्त गुजरता जा रहा था और अफशां को गए पूरे 4 साल का वक्फा बीत गया। इस दौरान वजदान को बहुत कहा गया कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो खामोश हो गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं था। वो बस चुपचाप एक जगह बैठा रहता, महज पंचायत में ही अपना वक्त गुजार देता। कारोबारी मसाइल भी उसने रहमान से अलग कर लिए, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी मोहब्बत अफशां उससे दूर हुई थी। वो जानता था कि वो सना से निकाह करके गलती कर रहा है, लेकिन कारोबार की वजह से बेबस था। उसने सोचा था कि निकाह हो जाने के बाद वो अफशां को भी बीवी के तौर पर कबूल करेगा और उसको एक अलग घर में रखेगा। किसी को ये बात मालूम नहीं होने देगा कि अफशां उसकी बीवी है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, जब खुदा से तड़प कर दुआ मांगी जाए तो रब्बुल आलमीन अपने बंदे की दुआ ज़रूर पूरी करता है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनका बेटा 40 साल बाद मिल गया था, तो फिर वो तो एक मामूली सी इंसान थी, भला वो कैसे ना मिलती। वो हर तहज्जुद में अफशां के लिए दुआ मांगता, वो उसको मिल जाए। उसकी मोहब्बत में वो पल पल तड़प रहा था। अल्लाह ने उसकी तड़प से मांगी दुआ कबूल फरमा ली। अफशां शहर जाने के बाद दारुल अमान में चली गई थी। 4 साल से वो वहीं रह रही थी, नौकरी करके अपना पेट पाल रही थी। अल्लाह ने उसको अपनी नेमत से नवाजा, मगर ये बात किसी को मालूम नहीं थी। कई दिन बाद वजदान किसी सिलसिले में काम के शहर आया। गाड़ी सिग्नल पर रुकी, जब अचानक उसने किसी एहसास के तहत दाईं जानिब देखा और अपनी जगह पर स्टिल हुआ। ये वही चेहरा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। वो काले रंग के लिबास में थी, बाल बिखरे हुए, सर पर दुपट्टा जमाए, काफ़ी हवास बाख्ता लग रही थी। एक बच्चे का हाथ थामे वो मुसलसल गाड़ियों का रश खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी, और वो उसके साथ मौजूद बच्चे को देखते ही समझ गया कि ये उसकी ही संतान है। उसके नकूच साफ वजदान जैसे थे। तड़प कर गाड़ी से बाहर आया, भाग कर अफशां की तरफ दौड़ा। अपने सामने कई सालों बाद वजदान को देख वो भी अपनी जगह स्टिल हुई। उसको यकीन नहीं आ रहा था ये शख्स उसके सामने खड़ा हुआ है, जबकि वजदान खान, गांव का गद्दी नशीन, अपनी हर बात मनवाने वाला, पूरी दुनिया के सामने बेसाख्ता घुटनों के बल बैठा था। अफशां के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो अफशां, खुदा के लिए मेरी ख़ता को माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हुआ हूँ ये मैं और मेरा खुदा जानते हैं। मेरे पास वापस आ जाओ। खुदा की कसम, मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने पूरे गांव को बता दिया कि तुम मेरी बीवी हो और वो मुझसे दूर हो गई हो, मगर मैं अब तुम्हें दोबारा दूर नहीं होने दूंगा खुद से। ये कहते ही उसने अपने गले लगाया था उसे, जबकि वो बिल्कुल सुन थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सरदार वजदान खान उसके कदमों में बैठा है। उस शख्स की हालत देख वो हैरत ज़दा रह गई। आंखों के नीचे हल्का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, जबकि 3 साल का रायान फ़ौरन तड़प कर अपनी माँ से लगा, और जैसे ही किसी के नन्हे हाथ उसको अपने पाँव पर महसूस हुए, उसने तंबाकू धोकर कभी उस बच्चे को देखती तो कभी अफशां को।
और फिर वो बात भी अफ़शा ने बता दी कि ये उसी की संतान है। वो खुशी से निहाल हो गया था। उसने एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा कि वो कहाँ रही थी, ये 4 साल उसने कहाँ गुजारे थे। उसने एक बार भी ये नहीं कहा था कि ये बेटा उसका नहीं। उसको अफ़शा पर यकीन था और उसका ये यकीन अफ़शा के दिल में एक बार फिर उसके लिए मोहब्बत पैदा कर चुका था। वो उसको लिए हवेली आ गया था। उनका इस्तकबाल बहुत शानदार अंदाज में किया गया। अपना पोता देखकर उसकी माँ भी निहाल हुई थी और उसको देखते ही सब पहचान गए थे कि ये महज़ वाजदान की औलाद हो सकता है और ये बात हकीकत है। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है।